हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक और वीडियो में संजीत जुड़े हुए हैं। हमने एक वीडियो पहले भी रिकॉर्ड कर ली है और वो हम आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने ऑल अबाउट बार्क के बारे में बात की थी। बार्क का एडमिशन प्रोसेस, इंटरव्यू जो कि सबसे मेन होता है सिलेक्शन में है, उसमें हमने बहुत डिटेल में संजीत ने आपको बताया है। ठीक है। और आई थिंक इतना डिटेल में हमने उस बात को की है बार के प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्किंग कल्चर के बारे में, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को एक बार वापस बता दूं कि संजीत करंटली एज अ साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट बार हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो संजीत, आपका वापस एक बार मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको वापस एक दो पॉइंट में संजीत का बैकग्राउंड बता दूं। तो जैसा कि मैंने बताया, संजीत अभी एज अ साइंटिस्ट बार्क हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं और आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने एमटेक पास आउट की है। और थर्ड थिंग कि गेट एग्जाम की जो हम बात करते हैं, मेटलर्जी इनका बैकग्राउंड रहा है, उसमें ऑल इंडिया रैंक 11 एंड ऑल इंडिया रैंक 75 इन्होंने अचीव की है। तो हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। 5 से 6 पीएसयूज में ये इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आपको आज बहुत नई चीजों के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संजीत, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो फर्स्ट डिसीजन होता है 10th के बाद हम लेते हैं कि हमको मैथ लेनी है या बायो लेनी है। ठीक है। और उससे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं संजीत का बैकग्राउंड की 10 सीपीआई रही है सीबीएसई में। ठीक है। तो 10th क्लास में तो कैसा सीन था, मतलब आपको पहले से डिसाइड था कि मेरे को जेई करना है, ऐसा कुछ था? देखो, इस बारे में मैं कहूंगा कि दो सबसे मेन फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे एक तो इंजीनियरिंग चूज करने में हेल्प की। और ओके। मैं आगे मतलब कहूंगा कि कई मेरे दोस्त भी कहते हैं कि कैसा पागल लड़का है जो मतलब मेटलर्जी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मान के रखा है। अच्छा। जबकि मतलब ये ऐसी ब्रांच होती है कि लोग पहले मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सीएस देखते हैं फिर मेटलर्जी को चूज करते हैं। लेकिन मेरा पहला प्रेफरेंस ही मेटलर्जी था। तो मैं बताऊंगा सब ब्रीफ में। तो देखो, पहला रीजन ये था कि मुझे इंजीनियरिंग क्यों करनी है। ठीक है। इस पे मैं थोड़ा सा आपको अपने एट्थ क्लास का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। हमारा ना ज्योग्राफी का एक पीरियड चल रहा था। ठीक है। उसमें एक एक ग्राफ मैंने देखा, मुझे ना बहुत डिस्टर्ब की वो ग्राफ। उस ग्राफ में था 1960s या 1970s तक इंडिया चाइना का मेटल प्रोडक्शन लगभग एक जैसे था। अचानक से 30 से 40 साल में कुछ ऐसे हो गया कि चाइना अभी वर्ल्ड लीडर बनने की कगार पर है और हमारा वो डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत ही कम हो गया। ये बात मैंने टीचर से पूछी तो टीचर ने कहा कि भाई ये मतलब सबसे पहले तो वो हैरान हो गया कि भाई ज्योग्राफी क्लास में इतने ध्यान से कौन देखता है ग्राफ को। और दूसरी बात है वो मतलब उसने बोला कि भाई ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर लेकिन मुझे ना वो पर्टिकुलर चीज इतनी अंदर से डिस्टर्ब की ना कि मैं घर आके अपने फैमिली मेंबर्स से या अपने मतलब जो मेरे फैमिली में जो अदर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे मैंने सब आके बात की। तो उन्होंने बोला कि अगर तू इतना ही ज्यादा इंटरेस्टेड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और उससे रिलेटेड चीजों को लेके, तो क्यों ना तू इंजीनियरिंग कर, तेरे को अपने आप उस आंसर का पता चल जाएगा। तो वो क्लास 8 में जो मेरे मन में उठा था ना सवाल, उसका जवाब जानने के लिए मैंने बोला कि अब मैं तो इंजीनियर बनूंगा। ओके। अभी जब 11th 12th में साइंस ली मैंने, पीसीएम के साथ मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ली थी क्योंकि ओके। मुझे पता था कि एज ए इंजीनियर आपका वो डिजाइन पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मतलब ये बात तो आप भी रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप ओके। खुद एक आईआईटीएन हो। तो अभी डिजाइन पार्ट अच्छा तो वहां पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ले ली, चलो 12th भी मैंने पास कर लिया। अभी 12th के बाद जब वो जेई मेंस मैंने दिया, उसमें जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई तो मेरे पर्टिकुलर रैंक में मतलब होम कोटा के थ्रू मेरे को 3 टोटल ब्रांचेस मिल रहे थे। एक ओके। था मेरा केमिकल इंजीनियरिंग, दूसरा था मेरा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और तीसरा था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। बाकी माइनिंग बायोटेक ये सब भी था। ओके। लेकिन मेरा
अगर मैं अपने क्या बोलते हैं, जब जुआ का वो जो साइड जोसा, आई थिंक इफ आई एम रिमेम्बर इट करेक्टली, उसके जो साइट में जो अपना प्रेफरेंस भरना होता है, तो मैंने 1 to 10 में सारी ऑल ओवर इंडिया के एनआईटीज की मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की मैंने ब्रांचेस भरी। ओके। क्योंकि मेरे अंदर वो था कि ना, चलो ठीक है, अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं ना, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से रिलेटेड चीजों में अगर मैं 1% भी मैं अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊं ना, तो मैं समझूंगा कि चलो मेरी तो लाइफ वहां पे सक्सेसफुल हो गई है। तो ओके। ये रीजन था कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों चुनी, और इंजीनियरिंग में भी मैंने पर्टिकुलरली मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग क्यों चुनी। ओके। तो बेसिकली जो हमारी बेसिक्स क्लासेज होती हैं, एट हम्म नाइन टेंथ, इवन सिक्स, इवन हम्म फिफ्थ भी हो हम्म सकती है वो हम्म, क्लास, ठीक है, कि हाँ आपके हाँ, बिल्कुल। माइंड में कोई टीचर को समझा रहा हो और आपके क्वेश्चन मार्क आया, और शायद हम्म, वो टीचर उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो भी है, बट आपके माइंड हम्म, में तो वो क्वेश्चन मार्क रह गया और आप उस क्वेश्चन जी मार्क जी का जी। आंसर ढूंढने निकल गए। तो बेसिकली आपको पहले से ही इंटरेस्ट आ चुका था कि आप हम्म एट्थ क्लास में। तो मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि अपने माइंड को जब भी कोई टीचर आपको बेसिक्स क्लासेस में पढ़ा हम्म, रहा है, तो अपने माइंड को बिल्कुल। ओपन रखें। और कभी वो टीचर नहीं बता पा रहा है आपको आंसर, तो इससे ये नहीं होना है कि हम उस चीज को छोड़ दें। हम्म और आपके हम्म पास हम्म बेस्ट हम्म एग्जांपल है संजीत का, ठीक है। अगर वो बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट लेट डाउन कर देते हैं कि ठीक है, ठीक है, नहीं पता होगा टीचर को, या फिर मेरे को क्या मतलब है उससे कि क्यों कांस्टेंट रहा, तो फिर आपका इंटरेस्ट आपको कभी पता भी नहीं चलता, ठीक है, आपको लेट जी पता जी चलता है जी। फिर। तो बेसिकली आपको जो जूनियर क्लासेज होती हैं, जिसको हम प्री फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, एट नाइन टेंथ सिक्स सेवन से स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें आप अपने माइंड को ओपन रखें और चीजों के बारे में स्टार्टिंग से ही सर्च करना चालू करें, देन आपको अपने हम्म। इंटरेस्ट के बारे में पता लगेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एनआईटी रायपुर में से पास आउट है बीटेक संजीव, ठीक है। और तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि एनआईटी रायपुर ही क्यों फर्स्ट, ठीक है, या फिर आपको ऑप्शन ही ये मिल रहा था, ये भी हो सकता है। और सेकंड थिंग कि आपका बीटेक में कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखो, एनआईटी रायपुर इसलिए क्योंकि मेरा जो पहला काउंसलिंग में जो आया था, वो मेरी फर्स्ट राउंड में आई थी एनआईटी श्रीनगर। ओके। अभी मैं घर से उतनी दूर जाने में मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, ओके। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन था कि लाइक मेरी जो सिस्टर थी, वो जैसे उस पर्टिकुलर टाइम पे जर्मनी से वो ऑलरेडी डार्ड स्कॉलरशिप लेके वो इंडिया से बाहर जा चुकी थी। तो एक थोड़ा सा मेरा वो पर्सनल रीजन था कि मुझे मतलब घर के पास रहना था, क्योंकि मेरी सिस्टर ऑलरेडी दूर है, और मतलब थोड़ा मतलब अपने लाइक अपने फैमिली के साथ रहना था। और दूसरा रीजन ये था कि जो भी अवेलेबल एनआईटीज थे, जैसे एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, या आपका दूसरे जो एनआईटी हमीरपुर वगैरह हो गए, तो उनके कंपैरिजन में जब मेरे को थर्ड राउंड में एनआईटी रायपुर मिला, तो वो मेरे को रिलेटिवली बेटर ऑप्शन लगा। मतलब एनआईटी तो चाहिए ही था, और दूसरी बात ये थी कि मुझे मेनली अपने घर के पास रहना था। सही। तो मुझे होम कोटा के थ्रू एनआईटी रायपुर थर्ड राउंड में इजीली मिल गया, तो मैंने फिर उसको चूज कर लिया। और दूसरी बात है कि अगर आप मेरे बीटेक एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, देखिए, मैं तो ऐसा लड़का था ना, जो मतलब अगर मान लो मुझे कोई चीज पसंद आ गई ना, मैं टीचर से पहले पढ़ के क्लास में चले जाता था कि नहीं भाई, अभी अभी टीचर वो बोलेगा तो मेरे मन में जो सवाल है मैं सबसे पहले टीचर से पूछ लूंगा जाके। तो ओके। वो उस हिसाब से ऐसे करते करते होता ही है ना कि देखो, कई बच्चों को ये लगता है कि अरे यार, अगर टीचर अच्छा है ना तो वो तो पार लगा ही देगा, हमें हम्म। करने की क्या जरूरत है। यस ये यस। बहुत गलत थिंकिंग है। सही में, आपको अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिल से सीखना है, या उसके फंडामेंटल्स को आपको दिल से जानना है ना, आप मतलब टीचर अगर वो टॉपिक पढ़ा भी रहा है ना, तो आप उसके और आगे खुद से भी पढ़ने की कोशिश करो। यस। नॉट जस्ट कि अरे टीचर ने 4 पॉइंट बता दिए, हमने 4 पॉइंट याद कर लिए। ये शायद आपको एग्जाम में मार्क्स हासिल करने में हेल्प कर ले, लेकिन उसके आगे अगर आपको वाकई में उस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रोफिशिएंसी चाहिए, तो आपको खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रोफिशिएंसी हासिल करोगे ना, इट इज गोना पे यू। सीरियसली, इट इज गोना पे यू।
और यही एक चीज थी जिसने मुझे बीआरसी के इंटरव्यू में हेल्प की थी ओके। कि मतलब देखो, बेसिक नॉलेज तो सबको पता है, यस। सबने सेम टीचर से ही पढ़ा हुआ है, सबने सेम किताबें ही पढ़ी हुई हैं, यस। लेकिन उसमें से अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको अपने से अलग से आपको अपना एफर्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं ये मतलब एग्जांपल अपने जो मेरे जूनियर्स है जो अभी 11th 12th में है, मैं उनको भी हमेशा से देता आया हूँ। आप लोग अगर फिजिक्स में लेट अस से कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हो, हम्म। घर में फैन का रेगुलेटर यूज करते हो ना, हम्म। तो पुराने जमाने में देखना वो रेगुलेटर कैसा आता था। पुराने जमाने के रेगुलेटर्स में वो ऐसे ना, ऐसे मतलब वो कंटिन्यूअस टाइप का रोटेटिंग नहीं यस। था, यस। उसमें एक एक यस। स्टेप रोटेट होता था, 1 2 3 4 5। तो वो क्या है, वो बेसिकली प्लेट कैपेसिटर है। तब स्फेरिकल कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। अभी आप देखो कंटिन्यूअस रिवॉल्विंग रेगुलेटर आ गया है। वो क्या है, वो स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो आप अपने आसपास की चीजों को देखो, आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। अरे हाँ यार, ये तो आज सर ने पढ़ाया था, मतलब ये कैसे काम करता है, ये कैसे होता है। आसमान में बिजली गिरते हुए देखना सबको पसंद है ना। वो बिल्कुल। बिजली बेसिकली क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है। तो द मोमेंट व्हेन यू ट्राई टू ज्वाइन साइंस विद द नेचर ना, आपको सच में अंदर से इतना अच्छा लगने लगेगा ना। और मैं तो ये सजेशन करूंगा किसी भी बच्चे से जो भी 11th 12th में साइंस लेके रखा है, आप आगे इंजीनियरिंग लो या ना लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप जो भी पढ़ रहे हो ना, आप मतलब उसको नेचर के साथ जोड़ने की कोशिश करो कि अरे हाँ यार, मेरे आसपास में ये चीजें मैंने देखी तो है कहीं ना कहीं। तो तब वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपके लिए। ओके। एक और मैं आपको देता हूँ। कई कई बच्चे को शिकायत होती है कि सर केमिस्ट्री में ना इनऑर्गेनिक एकदम बोरिंग लगता है। भाई, इनऑर्गेनिक बोरिंग लगता है, एग्रीड, लेकिन आप केमिकल लैब में सिर्फ जाके टाइट्रेशन क्यों कर रहे हो? यस। टाइट्रेशन आपका वो तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हो गया। यस। लेकिन जब आप दो केमिकल्स को मिक्स कर रहे हो, आप वो इमेजिन करो कि अरे कौन सा आयन कहाँ ट्रैवल कर रहा है, अरे कहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन इवॉल्व होता है सबको पता है, लेकिन हाइड्रोजन तो बेसिकली वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन है ना। वो बिल्कुल। हाइड्रोजन कैसे बन रहा है, ये सब आपको इंट्रोस्पेक्ट खुद से करना है, ये टीचर नहीं बताएगा आपको, राइट। ये आपका राइट। इंटरेस्ट आपको करवाएगा। बिल्कुल। तो आप चाहे इंजीनियरिंग में रहो या आप चाहे 11th 12th में रहो, मेरी खुद की हमेशा से कोशिश यही रही है कि जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ो ना, उसे आसपास की चीजों से रिलेट करना शुरू करो। यस। ये जब आप कर लोगे, यू विल एंजॉय द होल इंजीनियरिंग प्रोसेस, ट्रस्ट। ओके। और मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मतलब मैं बीटेक में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ अपने ब्रांच का। तो आज मेरे पास कई लोग मेरे जूनियर्स जो हैं कॉलेज में, वो कह के आते हैं कि अरे सर, आप तो सिल्वर मेडलिस्ट थे, आपका नोट्स मिल पाएगा क्या? हम्म। मैं ये कहता हूँ, प्लीज डू नॉट अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। सबके नोट्स लिखने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल। सबके समझने का तरीका अलग होता है, सबके अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल। आपको अगर किसी टॉपर के नोट्स मिल भी जाए ना, कई बच्चों में होता है अरे मुझे क्या जरूरत है अपने नोट्स बनाने की, मिल हम्म। तो गए मेरे को टॉपर के नोट्स। नो, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप जितने जल्दी इसको अपने मन से हटा पाओ, प्लीज हटा लो। बिल्कुल। बिल्कुल आप बिल्कुल संजीत बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हम्म। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि केवल बुक की नॉलेज से ज्यादा बढ़ के आपको नेचर से रिलेट करना पड़ेगा, जो कि इन हम्म। फ्यूचर आपको इंटरव्यूज में ना कि लाइफ में इंटरेस्ट भी डेवलप करेगी। ठीक है। क्योंकि आप हाँ। जो वर्क करने हम्म। वाले हो, ऑब्वियसली अगर आपको इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा, नई चीजों को फेस करने का हम्म। नहीं होगा, तो आप एक टाइम के बाद छोड़ दोगे उन चीजों को कि यार ठीक है, मेरे को केवल बिल्कुल पास ही बिल्कुल। होना है। ठीक है। इसलिए मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही देखता हूँ कि केवल बुक की नॉलेज से हम केवल बीटेक में एक दिन पढ़ के, मैंने बहुत सुना है, ठीक है, कि एक रात पहले पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, और उसमें खुश भी रहते हैं। वो बॉयज बॉयज हॉस्टल में कभी रात नहीं होती। यस। यस। बिल्कुल। एक किसी के बिल्कुल। सोने का टाइम होता है तो वो दूसरे के उठने का टाइम होता है। बिल्कुल। बिल्कुल है ना, तो मैंने वही सुना है। बट जी जी। मैंने भी मेरे करियर में देखा है कि एक दिन पढ़ने से आपको, मैं भी मेरे करियर में देखता था कि एक दो दिन पढ़ के भी बच्चे मेरे से 2-4% कम बना रहे हैं, तो मेरे को लगता था कि यार मैं इतना पढ़ के भी मैं इतना बना रहा हूँ। बट नॉलेज आपको हमेशा आगे रखती है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट संजीत ने ये बताया। सेकंड,
कि आपको चारों फोर्थ ईयर में, संजीत मेरा रिलेट एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, कि आपने 4 ईयर बीटेक में दिए, तो कोई हम्म। जूनियर आपके स्टूडेंट जा रहे हैं अभी 12th के बाद, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि 4 ईयर आपको ऐसे बैलेंस करके चलना है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहो। हाँ देखो, पहली बात तो ये है, डोंट बी अ बुक वर्म। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचते हो, उस इंस्टीट्यूट में को करिकुलर एक्टिविटीज के बहुत सारे साधन होते हैं। Yes. डू नॉट इंडल्ज टू मच इनटू देम, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखो कि देखो, हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना, उसका याद करने की कैपेसिटी एक पर्टिकुलर दिन में लिमिटेड होती है। मैंने कई बच्चों को देखा है, दे स्टार्ट स्टैमरिंग, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ते हैं और उसमें जितना मैं पढ़ सकता हूँ एकदम लाइब्रेरी में बैठ के दिन भर घिस रहे हैं। इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर आप अपना टाइम स्टडीज को डिनोट कर रहे हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप उसके साथ साथ एटलीस्ट एक कोई एक को करिकुलर एक्टिविटी आप चूज कर लो। उससे होता ही है ना कि देखो, इंजीनियरिंग में जब आप जाते हो ना, 12th तक कैसा होता है, स्पून फीडिंग कॉन्सेप्ट रहता है कि यस, हाँ ये है, ये आएगा, इसमें तू कर ले। आप बिल्कुल। इंजीनियरिंग में जब घुसते हो ना, वो स्पून फीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो आपको, आप ये इस बात को समझो कि इंजीनियरिंग इज अ टेक्निकल फील्ड, ये रिलेटिवली थोड़ा सा टफ है, और इसमें आपको चीजों को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। 12th तक हमें उतना एनालिसिस का पता नहीं था। नहीं चल। रूट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एज वी ऑल नो, कि हाँ ठीक है, जेई मेंस वगैरह भी निकल गया, आपका जेई एडवांस वगैरह भी निकल गया, फाइन। लेकिन इंजीनियरिंग में आने के बाद ना, अगर आपको हर एक सब्जेक्ट में आप जो भी पर्टिकुलर चीजें पढ़ रहे हो, उसमें आपका एनालिसिस बहुत जरूरी है। और उस एनालिसिस के लिए आपको अपने साथ एक को करिकुलर एक्टिविटी रखनी बहुत जरूरी है, दो रीजंस की वजह से। एक, वो आपको नॉर्मल क्लासरूम शेड्यूल से थोड़ा सा रिलीफ देता है, तो एक मेंटल स्ट्रेस आपका कम होता है। और Yes. दूसरा ये है कि आप इनडायरेक्टली कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी चूज करते हो ना, वो आपकी इन नॉर्मल जो स्किल्स होता है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स, इसको भी इंप्रूव करता है। Yes. जैसे कई लोगों को, फॉर एग्जांपल, अगर मान लो अगर आपको ड्रामा पसंद है, हम्म। आपको क्या लगता है कि अगर आप ड्रामा चूज कर रहे हो तो सिर्फ वो उस पर्टिकुलर स्टेज में आपका परफॉर्मेंस आता है? Yes. नहीं। अगर आप ड्रामा चूज कर रहे हो ना, कल को कंपनी आएगी आपकी फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट के लिए, आपको जीडी में अपना पॉइंट रखना पड़ेगा। आई हैव सीन दोज पीपल हु आर स्पोर्ट्समैन, दोज पीपल, मतलब स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन, सॉरी, नो Yes. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या दोज पीपल हु हैव अडॉप्टेड एटलीस्ट वन को करिकुलर एक्टिविटी, वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में ना कभी भी अपने आप को अंडरडाइन नहीं करते हैं। Yes. दे आर लाइक, मतलब वो उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस जागे रहता है भाई, क्योंकि वो पब्लिक से इंटरेक्ट करने का, या वो लाइफ में कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाने की आदत ना, उनको उस स्पोर्ट्स खेलने से या उस को करिकुलर एक्टिविटी करने से मिल जाती है। Yes. बिल्कुल। एंड दिस इज अ साइकोलॉजी। चलो मैं एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो, कई लोग बोलते हैं अरे यार, ये कुकिंग वगैरह क्या है, ये तो लड़कियों का काम है। एक हमारे इंडियन सोसाइटी में है ना थोड़ा सा ऐसा आइडिया है कि अरे ये तो लड़कियों का काम है। वाई गर्ल्स आर गुड एचआर मैनेजर्स? क्योंकि जब आप कुछ चीज बनाते हो या आप किचन में कुक करते हो ना, वो बेसिकली आपकी मैनेजिंग स्किल्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आप उस किस क्वांटिटी में मेरे को नमक डालना है, किस क्वांटिटी में मेरे को मसाला डालना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको सारी चीजें बैलेंस करना, आप बैलेंस कर। वहां से अपने दिमाग में आप सीख चुके होते हो। तो बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ आप प्लीज कोई को करिकुलर एक्टिविटी एटलीस्ट कोई एक आप जरूर ज्वाइन करो। और सेकंड, मेरा ये सजेशन रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है कभी कभी पढ़ने का मन करते, कभी कभी पढ़ने का मन ना करे। अरे इंसान है यार, रोबोट नहीं है, मूड होता है सबका। लेकिन पूरे दिन भर में एटलीस्ट आप 2 घंटे अपने लर्निंग के लिए रिजर्व करके रखो। यहाँ पे लर्निंग का मतलब सिर्फ अपने कोर्स से रिलेटेड चीजें नहीं। अगर आपको बाकी रिलेटेड चीजों में भी इंटरेस्ट है, जैसे कई बच्चों को ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, कई बच्चों को ना आर्ट एंड म्यूजिक के बारे में पढ़ना पसंद होता है, यस। ठीक है, तो आप वो 2 घंटे आप ये इंश्योर करो कि मैं दिन का 2 घंटा ये जो माइंडलेस रील्स स्क्रोलिंग, या ये जो ये स्मार्टफोन पे आजकल जो बच्चे स्टूडेंट्स बच्चे। आजकल जो अपना वक्त बिताते हैं, ठीक है, या बाकी जो भी ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आए ना नया नया,
कि यस। अरे स्पीड डेटिंग वगैरह ये सब होता है। अरे सब एक्सपीरियंस करो यार अपने लाइफ में। इंजीनियरिंग आपको सब सिखा देगी, लेकिन पूरे दिन का एटलीस्ट आप 2 घंटा आप अपने कुछ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग पे बिताओ। इट कैन बी टेक्निकल, इट कैन बी नॉन टेक्निकल, लेकिन तुम्हारा दिमाग वो रोज 2 घंटे के लिए हमेशा चलना चाहिए। ओके, तो बेसिकली अगर मैं संजीत की बात को कंक्लूड करूं, तो एक एक्टिविटी, एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, वो बिल्कुल। आपको डेली करनी चाहिए, जो कि आपको ऐसा नहीं है कि उस फील्ड में ही बेटर बना रही है, अदर फील्ड्स में भी हम्म। आपको बेटर बना रही है, जैसे 2-3 एग्जांपल से संजीत ने उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं संजीत। अब मैं आपके गेट रैंक पे आते हैं, गेट के एग्जाम के बारे में। तो मैं आपको फिर से बता दूं, संजीत की ऑल इंडिया रैंक 11, बट एक बार ही नहीं, 2 बार अचीव करिए, एक बार 11 और एक बार 75। तो कैसा एक्सपीरियंस था, और कुछ चीजें जो आप बीटेक स्टूडेंट्स को बताना चाहो अपने एक्सपीरियंस से। देखो, पहली बात तो ये है कि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, पहली बार जब मैंने भी गेट दिया था मेरी रैंक बहुत खराब आई थी। मैं ओके। ये अपने फाइनल ईयर के बारे में बोल रहा हूँ। मतलब तब, अभी तो थर्ड ईयर वालों को भी गेट देना अलाउ कर दिया है। मतलब आप दे सकते हो जस्ट टू टेस्ट कि आपका लेवल क्या है। मेरे टाइम पे थर्ड ईयर वालों को गेट देना अलाउ नहीं था। ओके। तो अभी फोर्थ ईयर में जब मैंने गेट दिया ना, तब मेरी ऑल इंडिया रैंक 250 आई थी, विच इज, टू बी ऑनेस्ट, नॉट गुड एनफ टू गेट इनटू अ पीएसयू। ओके। मेटलर्जी में पीएसयू में टोटल लेट्स से 50 to 60 सीट्स ही होती हैं। और उसमें ऐसा है कि अगर आपका अंडर 100 रैंक नहीं आ रहा है ना, तो कोई भी पीएसयू मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो मेरी 251 रैंक थी, और जनरल कैटेगरी में तो मुझे पता था कि भाई इससे तो कुछ नहीं होने वाला, एटलीस्ट हम्म। मेटलर्जी के फील्ड में। तो तब मैं जेएसडब्ल्यू में भी तब मैं जॉब कर रहा था, और तब मुझे लगा था कि शायद मुझे रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आपको लाइफ में ऐसा कभी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो ना, मैं हमेशा से कहूंगा कि आप रिस्क लो। मेरे साथ जेएसडब्ल्यू में जो मेरे बैचमेट्स थे ना, उनका ये था कि अरे यार, अभी अपन जॉब छोड़ देंगे, बाद में गेट भी नहीं निकला तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। ये बहुत बच्चों में होता है। बिल्कुल आज भी बिल्कुल। जूनियर्स आते हैं प्राइवेट कंपनीज में जो जॉब कर रहे हैं, जिनमें हल्का सा, देखो ये बात मैं खुल के बोलता हूँ कि भाई जिनमें कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट है जहां पे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। ठीक है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ओके। लेकिन अभी ऐसे में वो अगर स्टूडेंट कंफ्यूज है ना, अरे मुझे करना चाहिए या जॉब छोड़ के मेरे को तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं कहूंगा बॉस रिस्क लो। अगर आप कल को जॉब, उस पर्टिकुलर जॉब में रह के अपने करियर में आगे बढ़ भी जाते हो ना, हम्म। तुम्हारे मन में एक ना एक गिल्ट रह जाएगा, अरे यार उस टाइम पे अगर मैंने जॉब छोड़ के प्रिपेयर कर ली होती ना, तो आज मैं ना इतना ज्यादा आज मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। अगर आपको लग रहा है आपके वहां पे ऑफिस में थोड़ा सा डिसबैलेंस है आपके वर्क लाइफ एनवायरनमेंट में, क्योंकि पर्सनल लाइफ में सारी चीजें होती है ना। यस एक यस। इंजीनियर को बेचारा अपना टेक्निकल फील्ड भी संभालना है, उसको अपनी फैमिली भी संभालनी है, उसको अपना लव लाइफ भी संभालना है। हाँ, उसको फिर अपने बाकी स्किल्स को भी कंटिन्यूअसली गार्निश करते रहना है कि अरे नहीं, मेरे को बाकी लोगों से बेटर टू बेटर टू बेटर बनते रहना है दिन पर दिन। राइट। तो ये सब चीजों के लिए ना, एक एक होता है कि जब आपको एक मन में थोड़ा सा भी डाउट आए ना कि अरे यार यहाँ पे ना मेरा हो नहीं पा रहा है, मतलब लेट अस लाइक कुछ ना दूसरा, मेरे को कुछ बेटर चाहिए, बेटर। रिस्क लेने का मन है ना, रिस्क बिल्कुल लो, डेफिनेटली रिस्क लो। ओके। और यही चीज थी कि जब मैंने नेक्स्ट ईयर मैंने जेएसडब्ल्यू की फिर वो जॉब छोड़ी, और मैंने नेक्स्ट ईयर जब मैं गेट का प्रिपेयर किया, तो मेरी रैंक आई 75, जिसके थ्रू मुझे बेसिकली टोटल 5 पीएसयूज का ऑफर लेटर आया था, इंक्लूडिंग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कुद्रेमुख आयरन और कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपका मिधानी का आया था, फिर ओके। आपका भारत डायनामो लिमिटेड का आया था। तो मतलब ऑल्सो इंडियन ऑयल तो था ही था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सब जो भी कंपनीज थी ना, इनमें से मैंने इंडियन ऑयल क्यों चुना, ये तो रीजन था कि बिकॉज मुझे पता था कि यार पैसे वहां पे ना ज्यादा मिलता है। ठीक है, उस टाइम पे उतना समझ नहीं था, यस क्योंकि यस। नया नया मैं पीएसयू के बिल्कुल। एनवायरनमेंट से एक्सपोजर ले रहा था। तो सबसे पहला मेरा क्या था कि चलो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए।
तो इसलिए मैंने इस रीजंस की वजह से मैंने इंडियन ऑयल को चूज किया। और फिर बाद में जब मैं इंडियन ऑयल में जॉब कर भी रहा था तो भी कई बच्चों का ये होता है, अरे यार एक चीज मिल गई ना, चलो ठीक है अब तो लाइफ मेरी सेट है। सेट है। नहीं भाई, अगर आप एटलीस्ट आप एट द एज ऑफ 30, अगर आप मैक्सिमम कोशिश कर सकते हो अपने स्किल्स और अपने नॉलेज सेट को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो ना, आप हर दिन खुद को इम्प्रूव करो। आप अगर सुबह उठते हो ना तो आपका ये एम होना चाहिए कि कल जो मैं था, आज जब मैं रात को सोऊंगा तो मैं एक बेटर इन्फॉर्म्ड और एक नई नई कॉन्सेप्ट का मेरे पास नॉलेज होना चाहिए। ये चीज जब आपके अंदर आ जाएगी ना, मैं सच्ची कह रहा हूं, आप अपने लाइफ में सही में बहुत ग्रो करोगे। और ये चीज आपको कंसिस्टेंटली अपने अंदर लाना ही लाना है। बिल्कुल सही कईयों बात को कही, देखा मैंने, ठीक है। जैसे ये सॉरी टू इंटरप्ट यू मधुर, हम्म, यूपीएससी में कई जो होते हैं कि अरे कई एस्पिरेंट्स होते हैं, यूपीएससी जब तक नहीं निकलता ना तब तक रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एक बार यूपीएससी निकल गया ना, दे बिकम सम डेप्यूटी कलेक्टर या फिर कोई ऐसा मतलब आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं, फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देते हैं। यार ये नहीं होना चाहिए। जो आदत आपकी लगी हुई है ना, जो आपका वो लर्निंग फेज है, वो कभी भी नहीं रुकना चाहिए। ये आपके जॉब लगने के बाद भी आपको प्रमोशंस में हेल्प करेगा। और ये जो आदत आपने इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग के समय से जो आप में अंदर डाली हुई है ना, उसे आप एटलीस्ट जब तक आपकी कोई फैमिली लाइफ वगैरह या आपकी प्रायोरिटीज चेंज नहीं हो जाती, तब तक आप अपने लाइफ में बनाए रखो। हम्म, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। ये आप मंत्र अगर आप अपने लाइफ में लाओगे ना, आप मतलब हमेशा खुश रहोगे। और अब बाकी क्या, बाकी आपके लेट्स से कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आप हमेशा आगे रहोगे, चाहे वो इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट का आपका फेज हो, लाइफ का वो फेज हो, या आपके जॉब का वो फेज हो। बिल्कुल। बिल्कुल संजीत, बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं कि जो रिस्क कैपेसिटी है वो 30 तक हम्म। जितना आप गेन कर सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो, बिल्कुल। जितना आप कहते हैं ना कि हर जगह हाथ पांव मारना, जितने आप मार सकते हो, ठीक है, उतने आप अच्छे बेटर पर्सन बनते जाओगे। ठीक है, रिस्क हम्म। लोगे तो बेटर मिलता है, जैसा आपके सामने एग्जाम्पल है संजीत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि आईआईटी बॉम्बे से आपने एमटेक पास की है, तो वो जो नई चीज थी जो आज तक मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो वो बॉम्बे का, आईआईटी बॉम्बे का एंट्रेंस से लेके और जो एक्सटेंशन आप मुझे बता रहे थे, वो थोड़ा आप स्टूडेंट्स को बताएं। देखिए, मुझे ना इंडियन ऑयल मतलब मैं ना सारी पीएसयूज के लिए मैं अप्लाई किया था। कैसा होता है पीएसयू का इंटरव्यू कॉल लेटर और उसका फाइनल रिजल्ट आने में 6 से 7 महीना लग जाता है। और ओके। किसी किसी केसेस में तो 1 साल तक भी लग जाता है। ओके। तो देखो, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कई स्टूडेंट्स का रहता है, अरे मेरी तो रैंक आ गई है ना, मेरे को तो मिल ही जाएगा। पहली बात तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत बैठना। देखो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मैं एक ऑल इंडिया रैंक 1 बंदे को जानता हूं जिसको आज तक पीएसयू नहीं मिल पाई है। ओके। वो बेचारा 1 साल बैठा, उसका वो 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। क्योंकि अगेन देखो, इंटरव्यू में आपके टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर आप प्रॉपरली अपने आइडियाज को या अपने आंसर्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आई एम सॉरी, शायद इंडिया 1 2 यस, यस। आपके गेट के रैंक में वो 1 to 20 या 1 to 30 का जो रैंक होता है ना, वो मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है। तो अगर हम्म। आप में वो कॉन्फिडेंस है कि अरे मेरी रैंक अच्छी है तो मेरी हो ही जाएगी, ये कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल मत रखिए। और दूसरा ये है कि सी, आप ना लाइफ में खाली मत बैठो। हम्म। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ऑप्शन था कि एमटेक को कंटिन्यू करने का, तो मैंने ओके। आईआईटी बॉम्बे में मैंने स्टील टेक्नोलॉजी में मैंने एमटेक ज्वाइन की। लाइक ओके। आईआईटी बॉम्बे में मेटलर्जी के स्टूडेंट्स को 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ओके। एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, और दूसरा होता है आपका स्टील टेक्नोलॉजी, तीसरा होता है आपका मटेरियल साइंस, और जो चौथा होता है वो आपका होता है कोरोजन इंजीनियरिंग। तो मैंने उस उनमें से मैंने स्टील टेक्नोलॉजी के सब ब्रांच को चूज किया। क्योंकि मतलब आप चाहे कितनी भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर लो,
अगर आप एक इंजीनियर हो और आप एक, स्पेशली अगर आप एक मेटलर्जी को अपना बैकग्राउंड चूज करते हो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि स्टील इंडस्ट्री इज गोना बूम फॉर द नेक्स्ट 100 years। जब तक ह्यूमैनिटी है तब तक स्टील इंडस्ट्री बूम करेगी। ठीक है। तो खैर ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट मैंने बता दिया, बट मैं कह रहा हूं ये मेरा सजेशन है, अगर कोई भी मेटलर्जी के स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में देखेगा बिल्कुल। तो मैंने उस रीजंस की वजह से मैंने स्टील टेक्नोलॉजी मैंने चूज की। और उसमें जो मैं पहला 2 सेमेस्टर था वो हमारा कोर्स वर्क था, तो मैंने ओके। कोर्स वर्क को खत्म किया। तो जब ओके। मैं सेकेंड ईयर के कोर्स वर्क को खत्म कर रहा था ना, तब मेरे को इंडियन ऑयल का कॉल लेटर आया और मैंने ओके। बोला कि चलो इसको ज्वाइन किया जाए। तो मेरा वहां पे कोर्स वर्क रुक गया और फिर मैं इंडियन ऑयल में चला गया। तो ओके। कैसा होता है आईआईटीज में, हालांकि नॉर्मल एमटेक 2 साल में खत्म हो जाता है, हम्म। लेकिन अगर मान लो आपने अपने 1 साल का कोर्स वर्क पूरा कर लिया है ना, तो जो सेकंड ईयर जिसमें आपको थीसिस राइटिंग और अपना एमटेक का प्रोजेक्ट खत्म करना होता है, हम्म। वो वाला जो सेकंड ईयर का फेज होता है, वो आप ऑफलाइन अडॉप्ट कर सकते हो, अगर आपकी पीएसयू अलाउ कर रही है तो। ओके। इंडियन ऑयल ने अलाउ नहीं किया, तो मेरा ऐसा सीन था कि मैंने उसको एक्सटेंड करवा लिया। मतलब मैं ओके। 2 साल में खत्म नहीं करके मैं 3 साल में खत्म करूंगा। या इन शॉर्ट जो मेरे 1 साल का जो वो एमटेक का थीसिस वर्क था या जो प्रोजेक्ट वर्क था, उसको मैं 2 साल तक मैं खींचूंगा। तो ओके। लकीली जब मैं इंडियन ऑयल में था वहां पे मैंने 8 महीने काम किया। उसके बाद मुझे बीआरसी का भी ऑफर लेटर आया। तो बीआरसी का जो ऑफर लेटर आया था वो, लाइक मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था, गेट 2023 में जो मेरी रैंक आई थी, फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ। यस। तो जब मैं बीआरसी गया तो बीआरसी ने मुझे अलाउ किया कि आप अगर आपका कोई एमटेक कंटिन्यू हो रहा है, तो आप उस एमटेक को प्रोजेक्ट वर्क को आप बीआरसी में काम करते करते उसको आप पूरा कर सकते हो। तो ओके। अभी जब मैंने एमटेक मैंने अपनी खत्म करने की, मतलब खत्म कर ही चुका हूँ लगभग। तो वो उस पॉइंट ऑफ मतलब वो बीआरसी या डीआरडीओ या इसरो, ये जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, हम्म। ये आपको एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आपके एमटेक का वो प्रोजेक्ट वर्क या आपका थीसिस राइटिंग बचा हुआ है, तो आप एज अ एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे काम करो और सिर्फ एग्जाम्स और प्रेजेंटेशंस देने आप जो है आप जा सकते हो। क्या बोलते हैं आप, मतलब अलाउ करेंगे आपको। आईआईटी वगैरह में आप आराम से अलाउ करेंगे, आप जाके आप दे के आ सकते हो। तो ये सिनेरियो था मेरे पूरे एमटेक के सफर का। ओके। तो बेसिकली जैसा मेरे को संगीत की जर्नी से अभी तक लगा है, कभी वो बैठे नहीं रहे। हम्म। ठीक है। जैसे ही हाँ। उनको थोड़ा सा भी टाइम मिला तो उन्होंने कहीं भी अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब किया। ठीक है। एमटेक जैसे ये संजीत ने एग्जाम्पल भी दिया कि ऑल इंडिया वन रैंक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ। ठीक है। नहीं। और वो पूरा 1 ईयर उसका, आई थिंक जो भी संजीत बात कर रहे हैं उस तरीके से कि मतलब उसने और कई चीजें पे ट्राई नहीं किया। तो हाँ। बट उस टाइम पे जैसा कि संजीत ने एमटेक के लिए अप्लाई किया, देन हम्म। एमटेक को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो जैसे रिसर्च सेंटर पे संजीत ने बात करी। हम्म। तो ये बहुत नई चीज है कि जो भी एमटेक करने जा रहे हो सकता है उनको पता ही नहीं हो। ठीक है। क्योंकि पता तो जब होगी ना जब किसी ने ऐसा किया होगा। ठीक है, ऑब्वियसली। तो तो इसलिए कि आप अगर जाते हैं तो आप रिसर्च सेंटर पे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल। अगर इंटरव्यूज की, हमारे पास लगभग 4 मिनट्स है, तो अगर मैं आपसे इंटरव्यूज के बारे में बात करूं, टोटल इंटरव्यूज आपने दिए हैं, तो हम्म। कुछ 2-3 पॉइंट्स आप समराइज करके बताना चाहें कि हाँ ये 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। ये संदीप। देखिए, पहला सबसे पहला पॉइंट तो ये है, कभी आप इस बात की वजह से मतलब अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो कि अरे यार मेरी ना तैयारी पूरी नहीं हो पाई। ओके। आप कभी अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो। अगर आपने 4 साल बीटेक के अच्छे से किए हैं, या अगर आपने ईमानदारी से अपने कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपने एफर्ट लगाया है, वो आपके इंटरव्यू में 100% शो करेगा। ओके। देखो, मैं सच्ची बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बीआरसी का इंटरव्यू था ना, उसमें शायद मैं जो फोर्थ ईयर में जो तैयारी की थी, हम्म। मेरी तैयारी में भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा था। यस। जॉब के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बीटेक में सीखे, एट द एंड ऑफ द डे वही कॉन्सेप्ट्स मुझे इंटरव्यू में काम आए।
तो कभी भी आप बिल्कुल किसी अंडर कॉन्फिडेंस के साथ मत जाओ कि अरे यार मैंने तो किया नहीं है तो मेरा तो नहीं होगा। नहीं, अगर आपने ईमानदारी से बीटेक में काम किया है, अगर आप में गेट में रैंक आई है, तो देर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द इंटरव्यू टू गेट सेलेक्टेड। अगर आप में कुछ कुछ रीजंस की वजह से शायद आपने अच्छे से आपने पढ़ा होगा या अच्छे से रिवाइज किया होगा या नहीं किया होगा। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता है ना, कई कैंडिडेट्स हड़बड़ा जाते हैं। यही यस। गलती मैंने अपने बीआरसी के पहले अटेम्प्ट में की थी। अरे यार मेरे को नहीं आता, बाप रे अब कैसे होगा कैसे होगा। इसी चक्कर में आप कुछ ऐसे इररिलेवेंट आंसर्स हाँ। देते हो जो शायद आपके इंटरव्यू के मार्क्स को कम कर देते हैं। हड़बड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नहीं आता है और अगर वो इंटरव्यूअर अगर आपका अच्छा होगा, तो वो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेगा। या अब वो देख लेगा कि आपका अप्रोच सही है, तो वो आपको पूरे सही आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेगा। अरे भाई वो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू है, नाम में ही सिलेक्शन है। ये आपको कोई प्रमोशनल इंटरव्यू नहीं है कि वो आपको निकालने के लिए बैठा है। अगर आपके अंदर स्किल है, वो आपकी पूरी तरीके से वो हेल्प करेगा। ओके। ये दो चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई भी पीएसयू का इंटरव्यू देने जा रहे हो, प्लीज अपने दिमाग में रख के जाओ। ओके। सो बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही है। ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशन मेरी ये रही है कि कोई अरे पर्सन बाप रे बहुत मतलब अब आपने मुझे प्रेशर में डाल दिया कि नहीं आगे नहीं वाले इंटरव्यू में मुझे और अच्छा करना नहीं पड़ेगा। नहीं, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल से आपने बहुत नई नई चीजों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और जी रिलेटेबल जी जी। होगा स्टूडेंट्स को लेके, जो आजकल की जनरेशन्स हैं, जो बिल्कुल सही कहा, स्क्रीन पे टाइम ज्यादा दे रही है, टाइम वेस्टिंग ज्यादा हो रहा है। हम्म तो वो ऑब्वियसली हम्म कुछ हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स तक ये बातें पहुंच सके कि लाइफ में जो आपको जितना भी अच्छा अचीव करना है उसके लिए हार्ड वर्क उतना ही करना पड़ेगा। और संजीत की लाइफ से आई थिंक आप दो तीन चीजें ये सीख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी आप रखें। ठीक है। और बिल्कुल। नई चीजों को हमेशा सीखते रहें, कभी भी रुके नहीं, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, जी 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 क्योंकि जी। ओवर कॉन्फिडेंस से कई बार चीजें गलत भी हो जाती हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच संजीत। ठीक है, आपने अपना बहुत वैल्यूबल टाइम मेरे को दिया। और आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं संजीत से। ठीक है। जो भी जी। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे बाग रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच संजीत। थैंक यू थैंक यू, प्लेजर टू हैव यू इन माय